गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृष्णा लोहान और मैं आपको आज मैथ्स पेडागोजी के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो करवाने जा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो कुछ भी आप सीखेंगे या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ आपको उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी करने को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं में से पेडागोजी से ही मैक्सिमम सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बात 100% वैलिड है कि पेडागोजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं सीटेट वो देखने को मिलते हैं। तो आपको मैं आज मैथ्स पेडागोजी जो फुल की फुल करवाने जा रही हूँ एक ही वीडियो में, तो एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप चाहें तो वीडियो को ऑन रख के आप थ्रू साउंड सुन सकते हैं। मैं यहाँ आपको बोल बोल के एक एक टॉपिक है जो समझाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक ही टॉपिक अगर एक ही वीडियो में आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपके समय की बचत होगी और साथ साथ क्या होगा कि आपकी अच्छी तैयारी कम समय में हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सीटेट रिलेटेड फुली मैथ्स पेडागोजी। So friends, as you know that before exam we have to prepare about maximum questions and understand about the questions. सबसे पहले क्वेश्चंस को तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जब किसी चीज़ के बारे में रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे जाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें प्रश्नों का प्रकार या जो प्रश्न होते हैं, यानी कि क्वेश्चन ही बोल लीजिए, आप क्वेश्चन की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको आंसर का कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम पहला ही टॉपिक प्रश्नों का, यानी कि जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कितने प्रकार के होते हैं सब मैं आपको कराऊंगी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको वन बाय वन अब एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी। पूरी पेडागोजी आपको एक ही वीडियो में यही मिलेगी। पहला जो इसमें टॉपिक रहेगा, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न आपको पता ही क्या होता है, जो किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं या किसी उत्तर की जो पूर्ति करते हैं वो प्रश्न होते हैं। यानी कि क्यूरोसिटी को जो दूर करने वाले तथ्यों को हम जो है उत्तर भी बोलते हैं, और उन्हीं के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए आप, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। तो आपको पता ही है, ऐसे क्वेश्चंस जो 9th क्लास से स्टार्ट होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता, यानी कि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसमें जो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता में कमी होती है। यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनमें लेंथ होती है। तो बच्चे भी खुद परेशान होते हैं इनको लर्न करने में। वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले जो रिलायबल हो और छोटे रूप में और आराम से उनको लिख सकें। फिर इसमें देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये प्रश्न कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको लेवल का पता लग गया है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं जो सीनियर क्लासेस में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं प्राथमिक कक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इनमें वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि ये यहाँ पे बिल्कुल आप होते हो जिसे बोलते हैं ना कि बेस बनाया है बच्चे का, तो ये बेस बच्चों का प्राथमिक स्तर पर ही बनता है। और वहीं पर ऑब्जेक्टिव, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता यहाँ ज़्यादा होती है। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है बहुत ही बेस्ट उनके लिए होने जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न देखिए वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब बारी आती है थर्ड टाइप की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न जो है चित्रात्मक प्रश्न होते हैं। आपने देखा होगा ये प्राइमरी क्लास से भी नीचे कक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, बहुविकल्प, यानी कि पूरे CCE पैटर्न को फॉलो करने वाले जो प्रश्न होते हैं सारे के सारे यहाँ पे हम उनको देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, अब हम प्रश्नों का निर्माण कैसे करते हैं। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक परीक्षण होता है, यानी खुद उसकी भी परीक्षा ही होती है।
और उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला यानी आर्ट भी होता है कि किस तरह से वो कितने जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट तैयार करता है और किस तरह के क्वेश्चंस वो लेता है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एक अध्यापक को लेने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, यानी कि यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। उद्देश्य नहीं होगा तो हम पूछेंगे क्या। प्रश्न में वस्तुनिष्ठता और व्यापकता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। प्रश्न जो है विश्वसनीय होने चाहिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन तो पूछो ना जिस पे विश्वास हो सके भी कि हाँ इसका आंसर दिया जा सकता है। प्रश्न की जो भाषा है बच्चे के समझने योग्य होनी चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स लेवल। प्रश्न की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। प्रश्न का रूप कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो अच्छे क्वेश्चंस की विशेषताएं होती हैं यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए लर्न करने वाली कोई बात इसमें है भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस जो भी मैं करा रही हूँ बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। और मैं बोल कर भी बता रही हूँ, समझा कर भी बता रही हूँ, तो आपका डबल बेनिफिट है। इनको अच्छे से आप समझिएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते। यहाँ पे हम करेंगे अब उपलब्धि का मूल्यांकन या प्रश्नों का निर्माण। ये सेम क्वेश्चंस में एक ही में ही दे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपोलो। इसमें देखिए आगे उपलब्धि का मूल्यांकन कैसे होता है। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप होता है। इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट जो कि अभी होने जा रहा है ये वही चीज़ है, उसी के बारे में बता रही हूँ। बच्चे के व्यवहार में उसके ज्ञान में कितना परिवर्तन हुआ है उसको पता लगाने के लिए ही अचीवमेंट टेस्ट जो है या फिर अचीवमेंट ये इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसके निर्धारण में अंक, ग्रेड, फीडबैक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या दी जाती है, ग्रेड्स दी जाती हैं बच्चों को फीडबैक देने के लिए कि आपका ग्रेड ये है, आपको इतनी तैयारी करनी थी, इतनी आपके नंबर्स वगैरह जो भी आए हैं। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है इसका पार्ट है। ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्राय इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब मैं आपको साफ समझा देती हूँ कि ब्लैक और विलियम जी क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रचनात्मक मूल्यांकन प्राय बार बार किया जाता है और अध्यापन की तरह किया जाता है, ये किसने कहा है। तो आपको यहाँ आंसर डालना है ब्लैक और विलियम। ये क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, सीडीपी में भी पूछा जा सकता है और एजुकेशनल जो स्ट्रेटजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है। चलिए अब इसमें हमने क्या समझा, ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समय दिया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है, यानी बच्चों को फीडबैक देना है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसमें बच्चों को मोस्टली फीडबैक देने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। अब इसकी प्रोसेस की अगर बात हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले शिक्षक एक क्षेत्र का निर्धारण करता है जो उसे पढ़ाया जाने है कि वो किसी भी यूनिट को ले सकता है, किसी भी लेसन को ले सकता है, या खुद से कोई एरिया है जो तैयार करता है बच्चे को समझाने के लिए। मूल्यांकन करता है और उसमें अंक या उसके ग्रेड निर्धारित करता है, बच्चे को कितने अंक देने हैं, उसको ग्रेड कौन सी देनी है। बच्चों के साथ फीडबैक देकर चर्चा भी करता है। किस में करता है, ये रचनात्मक मूल्यांकन में। और ये उसी की प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों के साथ फीडबैक देकर चर्चा करने के साथ साथ फिर उनकी त्रुटियों की जांच करता है, उन्हें पूरा करने की योजना बनाता है। देखिए अच्छा अध्यापक वही होता है जो एट ए टाइम आपको बिल्कुल साथ के साथ आपके जो छात्र हैं उनकी त्रुटियां निकाल देता है और उनको ठीक करने के लिए भी बोल देता है। ये अच्छे अध्यापक की पहचान होती है। उन्हीं गलतियों पर फिर वो कक्षा में बच्चों के साथ जो है चर्चा करता है, फिर उनके अंक ग्रेड निर्धारित करता है। ये रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है, यानी विद्यालय के अकॉर्डिंग ही उसको मूल्यांकन करना होता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वो बच्चों को अंक निर्धारित करने होते हैं
यानी उनको हम यहाँ पे मार्क्स देने होते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है, औपचारिक पद्धतियाँ अपनानी होती हैं, यानी कि जैसे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, पीटीएम वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उनको जो है अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। इसी का अगला पार्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या है, सतत का अर्थ होता है निरंतर या लगातार बोल सकते हैं। व्यापक का अर्थ होता है सर्वांगीण या फिर विस्तृत, अर्थात बच्चों का निरंतर सर्वांगीण विकास, या इसको तीसरे तरीके से भी बोल सकते हैं सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यहाँ पे हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम कुल अवधि, जैसे कि 1 साल के लिए 1 साल की ही होती है सभी की, के बीच बीच में बच्चों का आंकलन करना, यह अवधि 1 सप्ताह, 1 माह, 3 माह या 6 माह हो सकती है। 1 माह में आप टेस्ट लेते हैं बच्चे के, 3 माह में आप यूनिट टेस्ट लेते हैं, 6 माह में जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, और एनुअली तो आपको पता ही होती है। तो इसमें सतत मूल्यांकन में क्या ज़रूरी है कि जो बच्चा है कितना सीख रहा है, उसकी त्रुटियां क्या हैं, शिक्षक का शिक्षण पद्धति कितना काम कर रहा है, इन चीज़ों का जो है पता लगाया जा सकता है या उसमें सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, और इसकी विशेषता ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट मूल्यांकन है। इसमें टोटली हम क्वेश्चंस के साथ साथ जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान होता है, जिसमें शिक्षक एक सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए कितनी क्रियाएं जो हैं या जो सफल हो रही हैं या कितनी की जानी है। तो ये मूल्यांकन में डिसाइड होता है। अधिगम का मूल्यांकन कैसे करना होता है? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। अधिगम का मूल्यांकन यानी कि या तो अर्धवार्षिक परीक्षा में किया जा सकता है या फिर एनुअली वार्षिक परीक्षा में किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जब शिक्षक बच्चे को सिखा देता है तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा। अब इसके बाद देखते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है। इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के साथ टॉपिक के जो उनकी या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी अवधारणाएं होती हैं, उनके प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है, लेसन प्लान बनाता है। तो ये क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसमें क्या बताया गया है? बच्चों के उस टॉपिक या अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करना अधिगम के लिए मूल्यांकन कहलाता है। अधिगम सीखने के रूप में मूल्यांकन, ये 2 तरह का होता है, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम सीखने के रूप में मूल्यांकन। ठीक है, इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा, और यह क्रियाकलाप जो होता है एक प्रकार से अधिगम ही होता है, जिसमें शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकता है। यानी एक एक्टिविटी करवाई जाती है, सीखने के रूप में बोल सकते हो इसको, उससे बच्चों का मूल्यांकन वो है करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो अपने आप में भाषा एक नियमबद्ध यानी कि आप बोल सकते हो व्याकरणीय व्यवस्था है। भाषा एक व्यवहारिक विषय भी होता है जिससे व्यवहार सीखा जा सकता है। यदि कोई छात्र कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो इसका अर्थ है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चंस आ जाते हैं, छात्र कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो इसका अर्थ है, यहाँ तक गायब करके फिर वो आगे जो ये ऑप्शन है यहाँ से देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा वो ऑप्शंस में डाल देगा और पूछेगा कि क्या आएगा इसके बाद। तो वो क्या कोशिश कर रहा है? समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। भाषा का प्राथमिक रूप संकेत है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? संकेत। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। सबसे छोटी इकाई स्वनिम। एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक विकास में। किसका? एक से अधिक भाषा का प्रयोग। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं
भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव या हिस्सा होता है, यानी कि जब भी बच्चा भाषा सीखने की कोशिश करता है तो उससे बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, और ये क्या होते हैं, उसके जीवन का स्वाभाविक पड़ाव या हिस्सा होता है। प्रत्यक्ष विधि से कोई भाषा सीखने से मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट मेथड से अगर कोई आपको लैंग्वेज सिखाता है तो उसमें आपको मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती। उसमें बिल्कुल आपको बोलते हैं ना रेडीमेड सेंटेंसेस दे देना, तो उसमें हमें किसी भी मदर टंग की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए हमें हिंदी नहीं आती, हमें हरियाणवी आती है, तो आपको अगर कोई डायरेक्ट वे में इंग्लिश सिखाएगा तो आपको रेडीमेड सेंटेंस यानी कि पहले से ही बनी हुई सेंटेंसेस देगा, तो आप उससे सीख पाओगे। दो ही तरीके होते हैं, या तो ट्रांसलेशन मेथड होता है या फिर डायरेक्ट मेथड होता है। बेसिक मेथड ट्रांसलेशन मेथड में आता है ग्रामर के साथ। पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी पठन कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका भाषा शिक्षण, भाषा की जो विशेषताएं हैं इससे चल रहा है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, यानी पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास या गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चों को कुछ भी अपने आप से करने का अवसर प्रदान करें। लिखना एक प्रकार की संप्रेषण बातचीत है, यानी कि हम बातचीत दो ही तरीके से करते हैं, एज यू नो दैट, मौखिक और लिखित रूप से। कक्षा 1-2 में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो इसमें 1 और 2 में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ क्या होता है, किसी उद्देश्य के लिए होना। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षाओं में संभव है, यानी जब कभी भी हम लैंग्वेज को टीच करते हैं तो वो अन्य विषयों के साथ हो सकता है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करता है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि से मातृभाषा मध्यस्थ का कार्य करती है। भाषा शिक्षण यानी कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को टीच करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन जो मेथड होता है उसमें मातृभाषा सबसे पहले बीच में आती है, यानी कि वही तो काम करती है सिखाने का। भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः बच्चों की आयु स्तर और प्रकरण पर निर्भर करती है, यानी भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः क्या करती हैं, बच्चों की आयु देखती है और प्रकरण देखती है कि किस हिसाब से वो किस लेवल तक वो सीख पाते हैं। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, यानी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संदर्भों में कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो मौखिक भाषा से उसे सतत आंकलन करने का, लगातार आंकलन करने का जो बेहतर तरीका होता है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होना चाहिए और होता भी है, आप जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा में कक्षा में स्थान देना चाहिए, यानी कि घर की भाषा को प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में उसको स्थान देना चाहिए, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषा पूंजी होती है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य सीखने में विस्तार करना है। समाज सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, यानी कि पहले प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना बच्चे को सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाषा अर्जित करने में सर्वाधिक महत्व समाज का ही होता है। अगर आप मल्टीलिंगुअल समाज में रहते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारी भाषाओं पर पकड़ बना सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के समुदाय और घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी कि डायलेक्टिव होनी चाहिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से मुख्य अंतर सीखने सिखाने की पद्धति का होता है, यानी कि जब हम भाषा अर्जन यानी भाषा को अर्जित करते हैं और भाषा को सीखते हैं, यानी अर्जित करना और सीखना। अर्जित हम करते हैं अपने परिवार से, जो कुछ वो बोलते हैं हम वैसे ही बोलते हैं, और अधिगम करते हैं हम स्कूल में। तो इन दोनों में मुख्य अंतर सीखने सिखाने की पद्धति का ही होता है। स्कूल में बिल्कुल आपको एक प्रोजेक्टिव मेथड से सिखाया जाता है, बिल्कुल ग्रामेटिकल वे में, और घर पे कैसे सिखाया जाता है, डायरेक्ट सिखाया जाता है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है।
बच्चे विद्यालय आने से पूर्व अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था का व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। यानी बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो नियमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत भाषा को सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे लयात्मक कहानी अधिक पसंद करते हैं, यानी कि राइमिंग स्कीम, जिस तरह से बच्चे पोइम्स को गा गा कर याद करते हैं। बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है यह जानने के लिए, बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए अब हम यहाँ पे करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। उपचार का अर्थ होता है, जब आप जानते हैं, ठीक करना या सुधार करना, अर्थात बच्चों की कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की जिन कमियों या त्रुटियों या कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है और उसके द्वारा इसको सुधारा जा सकता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे बियर इन माइंड कर लेने हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, आप जानते ही हैं, बहुत सारे शब्द बच्चा घर पे ही सीख जाता है। यदि कोई बच्चा बचपन से ही मराठी बोल लेता है तो वह कभी स्कूल नहीं गया है तो वह भाषा अर्जन का उदाहरण है, यानी कि वो बिना स्कूल जाए भी किसी भी भाषा को अर्जित कर सकता है। मानक भाषा या द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। मानक भाषा जैसे यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, जो मानी जाती हैं, समाज द्वारा मानी जाती हैं, किसी बड़े समूह द्वारा मानी जाती हैं जो भाषाएं, वो मानक भाषा कहलाती हैं। और द्वितीय भाषा जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, हमारे भारत में है, उर्दू है, अरबी है, इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनमें मातृभाषा का व्याघात होता है, यानी कि मातृभाषाएं जो हैं इनसे रिलेटेड होती हैं। बालकों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता इससे ही आती है। अब इसमें 8 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है पहचान करना अथवा पता लगाना, अतः निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता में कमी, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, गलतियाँ, आवश्यकताओं आदि का पता लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियाँ करता है और कठिनाई महसूस कर रहा हो तो उसका कारण या पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो क्वेश्चन ये भी आपका, या इसकी जो मीनिंग है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकताएं क्या होती हैं। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य, विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों की हो सकती है, यानी कि किसी को भी इसकी हेल्प की जरूरत हो सकती है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है। बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है यह जानने के लिए भी हम निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। यह विधि बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करती है। इस विधि के अनुसार तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि की उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रयोगशाला विधि। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रयोगशाला विधि क्या होती है तो इसके बारे में देखते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जा सकता। गणित के अध्यापन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता बल्कि करने से भी सीखा जाता है। मोस्टली तो करके ही सीखा जा सकता है, पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। तो इसमें हम आगे देखते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों और अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधों आदि की सत्यता की जांच करते हैं। यानी कि स्वयं जो बच्चे हैं किसी भी यंत्र के द्वारा, यहाँ पे देख लीजिए आप, उपकरणों, यंत्रों गणित में भी होते हैं, इनके द्वारा जो है सिद्धांतों, संबंधों आदि की सत्यता की जांच करते हैं, यानी प्रूव करने वाली सिस्टम। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखना का पालन करती है। तो कौन सी विधि ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है, तो इसमें मैथ्स में अगर आ जाता है तो इसमें कौन सी विधि है,
प्रयोगशाला विधि। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, यानी कि जो भी इस विधि से सीख लेते हैं प्रयोगशाला द्वारा सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इस विधि में बच्चा पूर्ण रूप से एक्टिव और सहभागी होता है, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है को रिलेट करता है। यह विधि बच्चों में प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है कि बच्चों को किस तरह से प्रयोग करके किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है, खास करके मैथ्स को। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक होता है, विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक भी होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसलिए स्थायी नहीं होता है। यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती है। तो प्रयोगशाला विधि की हानियां हैं या फिर लिमिटेशंस आप इंग्लिश में बोले तो, इससे बालक की तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो होती है, इसका अर्थ है समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देना विश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण तथा विश्लेषण एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि चीज़ों को मिलाकर सीखना विश्लेषण विधि कहलाती है। अब हम बात करते हैं आगे अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आता है। इस विधि में क्या होता है, ह्यूरिस्टिक जो शब्द है यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, मैं स्वयं खोज करता हूँ। अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित होती है। अब आगे इसमें देखते हैं, इस विधि में छात्र जो होते हैं निष्क्रिय श्रोता न होकर स्वयं अन्वेषक और आविष्कारक होते हैं, यानी खुद से खोज करते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं सोचने के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है निगमन विधि। निगमन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि को डिडक्टिव मेथड कहा जाता है इंग्लिश में, यानी अगर आप बात करें तो नी से डी को ऐड कर दे, अगर याद ऐसे नहीं होता तो इसका मतलब निधि बन जाएगा। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बना दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं, बच्चा उन्हें याद कर लेता है, फिर उन नियमों का उपयोग करके समस्या का हल निकाला जाता है। निगमन विधि कौन सी होती है, डिडक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है सबसे पहले बच्चों को परिभाषा और सूत्र सिखाए जाते हैं, उनको लर्न कराए जाते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, यह विधि गणित शिक्षण कार्य को सरल बना लेती है। निगमन विधि में बच्चे नियमों सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उनका स्मरण करते हैं। निगमन विधि का नुकसान क्या होता है, इसमें बच्चे खुद से मेथड्स को तैयार नहीं कर पाते, वो रटे रटाए रूल्स को याद करना पड़ता है उनको। अमनोवैज्ञानिक विधि बोला जाता है। यह विधि छात्रों में रटने की आदत को उत्पन्न कर देती है। यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह उससे अस्पष्ट और स्थायी होता है, क्योंकि वह ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संश्लेषण विधि कौन सी होती है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन करती है। जब हम रेखा गणित में किसी तथ्य या नियम को सिद्ध करना होता है तो हमें यह परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की जांच की जाती है, यानी संश्लेषण विधि क्या करती है, सिर्फ केवल एक ही तथ्य की जांच करती है। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। गणित शिक्षण में कौन सी विधियां होती हैं। गणित शिक्षण की विधियां, आगमन विधि की अगर हम बात करें तो आगमन विधि क्या होती है, जिसमें उदाहरणों तथ्यों की सहायता से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि को अगर इंडक्टिव में याद करें तो आई बनेगा, उसका निधि बना था। जब हम बालक के समक्ष बहुत से तथ्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो बालक उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो वे आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें बच्चे को करके सीखने का मौका मिलता है। इससे छात्र एक काल्पनिक नियम द्वारा समस्या को हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरी समस्या भी उनकी हल हो जाती है, ऐसे ही तीसरी उनकी समस्या हल हो जाती है। उसी को यहाँ पे नियम या सूत्र मान लिया जाता है। यह विधि छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है और उसे मानसिक विकास में सहायक होती है। आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि विशेष से सामान्य की ओर नियम
का पालन करती है। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है, यानी कि ये उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि है। और निगमन विधि कौन सी थी? वो कॉन्सेप्ट से उदाहरण की तरफ जाती थी। अब हम बात करते हैं इसमें उपाय और क्या हो सकते हैं। छात्रों को सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना। गणित में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। गणित की संक्रियाओं का बच्चों को अभ्यास करवाना। बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण और विधियों में सुधार करना। उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चे को गणना करने और अभ्यास से अधिक अवसर प्रदान करना। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण कैसे करते हैं, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। त्रुटि विश्लेषण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चा गणित में कहाँ पे गलती करता है और उसको किस तरह की गलती वो कर रहा है और कितनी बार कर रहा है। उस त्रुटि को करने के उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, एरर एनालिसिस यानी कि त्रुटि विश्लेषण, इंग्लिश में उसको एरर एनालिसिस बोला जाता है। अब इसमें गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां बच्चों में कौन कौन सी होती हैं, इनको अब देखेंगे हम। बच्चों में गणित के प्रति रुचि का अभाव, गणित संबंधी कुशलताओं का अभाव होता है। भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में सामान्यता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना। गणितीय जो संक्रियाएं जोड़ घटा गुणा भाग को करने में समस्या आना। बच्चों में कल्पना स्मरण शक्ति का अभाव होना। गणित के प्रति जागरूकता का अभाव होना। दो से अधिक प्रत्ययों में अंतर सही न निकाल पाना इत्यादि, ये सारी क्या होंगी, बच्चे की त्रुटियां होती हैं जो कि वो मैथमेटिक्स में करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन करता है, बच्चे उस विषय या संपत्ति या कॉन्सेप्ट बोल सकते हो को समझ नहीं पाते और शिक्षक जो ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसा विषय है जो जिसका ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए और बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते, उसे शिक्षण की समस्या कहा जा सकता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ का हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह आपने सुना ही होगा जुमला। यह पंक्ति आपने सुनी होगी। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो उसका प्रभाव उसकी बुद्धि, रुचि, एकाग्रता, चिंतन, स्मृति आदि पर पड़ता है और इस विषय को वो ठीक ढंग से सीख नहीं पाता। नींव का कमजोर होना, यह भी एक समस्या देखने को मिलती है। यदि गणित विषय के उपरांत बच्चे में प्राथमिक स्तर पर संकल्पनाएं नहीं समझ पाता है तो उसे अवसर नहीं मिल पाए हैं, या फिर आगे के कक्षाओं में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी नींव कमज़ोर होती है, यानी कि बेसिक अगर उसको सिखाया जाता है अच्छे से तो उसकी नींव जो है सुदृढ़ हो सकती है। उसकी समस्याएं उसको सोल्व करने की जो है वो कोशिश कर सकता है। शिक्षण की परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। अगर शिक्षक को मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान है तो वो बच्चे को भी करा पाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे सामुदायिक गणित क्या होता है। ऐसी एक अवधारणा होती है, बल्कि इसको अवधारणा ही नहीं कहा जाता, पुराने समय से ही मानव गणित का शिक्षण उपयोग करता है। गणित वह रूप है जिसका उपयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में करते हैं, उसे सामुदायिक गणित कहते हैं। यानी कि हमारी दिनचर्या में प्रयोग होने वाली गणितीय ज्ञान को सामुदायिक गणित कहते हैं। गणित तथा मानव जीवन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गणित के बिना मानव जीवन असक्रिय हो जाएगा। हम दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में गणित का उपयोग करते हैं, जैसे लेन देन, सामान बेचना, व्यापार करना। गणित की शाखा अंक गणित का प्रयोग ही दैनिक जीवन में सबसे अधिक किया जाता है। अब इसमें आपको गणित का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हम किस तरह से कर सकते हैं, व्यापार करने में कर सकते हैं, लेन देन हिसाब किताब है, ये सारे गणित के बिना संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम गणित के विषयों का आधार, गणित को विषयों का आधार विषय गणित ही है। विज्ञान विषयों का आधार विषय गणित ही है, यानी विज्ञान को भी हम मैथ्स के द्वारा ही सीख सकते हैं। गणित अनेक विषयों के शिक्षण में सहायता करता है। नेक्स्ट इसमें देखिए गणित की भाषा। प्रत्येक विषय अपनी भाषा लेकर आता है। जैसे मैथमेटिक्स का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यह भाषा जो गणित की होती है,
इस विषय को मूर्त रूप प्रदान करती है और विषय को समझने में सहायता करती है। गणित भी एक ऐसी भाषा है जो शुद्ध, यथार्थ और निश्चित होती है, यानी कि एग्जैक्ट निकलना गणित की एक खासियत होती है। इसके गुण की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग देने के लिए जो सिंबल्स दिए गए हैं ये एग्जैक्ट दिए गए हैं और इनके वैलिड होते हैं बिल्कुल। ये सांकेतिक भाषा होती है गणित की, इसको हम संकेत या चिन्ह भी बोल सकते हैं। गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चर, अचर, पदमूल, वर्गमूल, समीकरण, ये। और कभी कभी एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे योग के लिए जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने आदि, हाउ मच। गणित के भाषा प्रयोग के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि अंकों की गुणा करते समय उनके मात्रक साथ में लिखकर गुणा नहीं की जाती। जैसे कि 6 मीटर 7 मीटर को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 42 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर स्क्वायर में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट माना जाएगा ये, इसको ऐसे इस तरह से अगर स्क्वायर में डालना है तो ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे आगे देखिए आप, 4 + 5 = 9 प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है, कोई से 8 या 7 नहीं कर सकता, यानी कि बिल्कुल वैलिड बोल सकते हैं। गणित बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है, इससे बच्चे की तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। गणित अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायता करता है। गणित बच्चे में आत्मविश्वास और सत्य की भावना का विकास करता है। गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में भी सहायता करता है। गणित का अगर पाठ्यक्रम में स्थान देखा जाता है तो यह उपयोगिता और इसके स्थान पर निर्भर करता है कि यह विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है, सर्वांगीण विकास के लिए भी कितना उपयोगी है। अतः हमें निरीक्षण करने पर पता चलता है कि इसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में खरा उतरता है। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा है कि गणित को पहली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग इस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं। गणित को पाठ्यक्रम में उस स्थान देने और अनिवार्य विषय बनाने के कारण क्या है? यह विषय विषयों का आधार है, यह विज्ञान विषयों का आधार है। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत और निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, यानी कि इसके जितने भी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित और यथार्थवादी होते हैं। जैसे कि गणित विषयों का आधार विषय है, विज्ञान विषयों का आधार विषय है। गणित वह विज्ञान है जिसे आवश्यक निष्कर्ष निकलते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त प्रत्यय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गणित से बालकों में स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित के उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित का अध्ययन करने पर बच्चों की शक्ति का जो है विकास होता है, चिंतन शक्ति का, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, कठिन परिश्रम, मानसिक क्रियाएं, इन सब का विकास जो है गणित के द्वारा होता है। लास्ट यहाँ पे देखेंगे, लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, गणित की प्रकृति कैसी होती है। कुछ लोग गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, कोई मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इसी प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा, स्थान का बोध होता है। गणित की प्रकृति क्या होती है, जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान एक निश्चित होता है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक स्थायी, स्पष्ट होती है। गणित कई विषयों का आधार भी है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन कह सकते हैं।
गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, माप, तोल का ज्ञान प्राप्त होता है। गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा होती है। तो दोस्तों, ये फुल्ली चैप्टर मैंने मैथ का यहाँ आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। आपको मैंने समझाया भी है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर आप वीडियो देख नहीं सकते हैं इतनी लंबी, तो आप वीडियो को सुनकर